रूस यूक्रेन जंग रुके या ना रुके, उसे रोकने के लिए पर्दे के पीछे का खेल किसी फिल्म की तरह चल रहा है। हर मिनट सीन बदल रहा है, जीत हार की परिभाषा बदल रही है, हीरो और विलेन की पहचान नए सिरे से लिखी जा रही है और क्लाइमैक्स बस आने को है। इसके बाद ही पता चलेगा कि किसका गेम प्लान बेहतर था और जिसे ऑस्कर चाहिए था या कि शांति पुरस्कार, उसकी दावेदारी कितनी मजबूत थी। ये भी पता चलेगा आज के शो के बाद आपको कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पीस प्लान को, उनके भेजे हुए पीस प्लान को कॉपी पेस्ट कर दिया। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। पिछले 9 महीनों में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या ना किया। करीब दर्जन भर फोन कॉल्स, एक असफल मुलाकात, एक सफल मुलाकात की प्लानिंग, सैकड़ों ट्रूथ सोशल पोस्ट, हर हफ्ते एक नया बयान, फजूल की तारीफ, अचानक नाराजगी, धमकी इत्यादि इत्यादि। लेकिन ट्रंप पुतिन को साध नहीं सके। इन 9 महीनों में ट्रंप ने 7-8 जंगें रुकवाने के दावे किए। कई दफे लगा कि रूस यूक्रेन जंग भी बस रुकने को है, लेकिन हर बार वही रहा, ढाक के 3 पात का नतीजा। नवंबर आते आते ऐसा लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं है। फिर आई इस महीने की 19वीं तारीख। इस दिन अमेरिकी मीडिया में एक पीस प्लान अचानक लीक हो गया और दुनिया भर में फैल गया। इसमें रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए 28 शर्तें लिखी हुई थी। सो इसे 28 पॉइंट पीस प्लान के नाम से पुकारा गया। इस प्लान की शर्तें देख करके यूक्रेन के होश उड़ गए। यूरोपियन डिप्लोमेट्स की घबराहट बढ़ गई। अचानक फोन कॉल्स और मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ। फिर खबर आई कि 28 में से 9 पॉइंट्स हटा दिए गए हैं। क्या क्या बदला है इसका आधिकारिक ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, लेकिन अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स ने कुछ पॉइंट्स सामने रखे हैं। एक बार ये नक्शा देखिए, यह है डोनबास, यूक्रेन का एक प्रांत। पुतिन चाहते हैं कि डोनबास उनके हाथ आ जाए, लेकिन उनकी सेना उनकी चाहत पूरी नहीं कर पा रही। डोनबास के कुछ हिस्से पर रूस समर्थित अलगाववादियों ने 2014 में ही कब्जा कर लिया था। फिर 2022 में फुल स्केल इन्वेजन शुरू करने के बाद रूस ने अपना कब्जा और बढ़ाया, लेकिन इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक डोनबास का 14.5% हिस्सा अभी यूक्रेन के ही हाथ में है। यूक्रेन ही उसको अभी भी कंट्रोल कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में सारी लड़ाई इन्हीं हिस्सों पर दावेदारी को लेकर के हो रही है, लेकिन फ्रंट लाइन टस से मस नहीं हो पा रही। ऐसा क्यों है? फिर से आप नक्शा देखिए। डॉनबास में है यूक्रेन का फोर्ट्रेस बेल्ट, एक किला जिसे रूस 2014 से भेद नहीं पाया। ये फोर्ट्रेस बेल्ट बरसों की मेहनत से बनी है। गहरी खाइयां, बंकर, बारूदी सुरंगें, ऊंची जमीन और कारखानों को मिला जुलाकर एक इलाका तैयार किया गया है। अगर यूक्रेन ये जमीन रूस के हवाले कर दे तो भविष्य में किसी भी रूसी हमले के वक्त यूक्रेन ज्यादा कमजोर साबित होगा। इसलिए रूस ये जमीन बिना लड़े अपने नाम करना चाहता है, बातचीत के दम पर, और जाहिर है यूक्रेन इसके लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन 28 पॉइंट वाले पीस प्लान में पुतिन की इस चाहत का ध्यान रखा गया था। उस प्लान में लिखा था कि डॉनबास को रूस का संप्रभु इलाका मान लिया जाएगा, यूक्रेन की सेना को वहां से पीछे हटना होगा। उसके नियंत्रण में अभी जितना हिस्सा है उसे डीमिलिटराइज्ड जोन बनाया जाएगा, लेकिन नए वाले 19 पॉइंट प्लान में इसको लेकर के बदलाव कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए प्लान में प्रस्तावित है कि बातचीत मौजूदा फ्रंटलाइन से शुरू होगी, यानी जहां फिलहाल लड़ाई चल रही है वहीं से। 19 पॉइंट पीस प्लान में कुछ और बदलाव हुए हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो भी आपको बताते हैं। यूक्रेन की 19% जमीन फिलहाल रूस के हाथ में है। रूस चाहता है कि इस कब्जे वाली जमीन को मान्यता मिल जाए, इसे रूस का संप्रभु इलाका मान लिया जाए। 28 पॉइंट प्लान में रूस के लिए इस तोहफे का भी इंतजाम था। प्रस्तावित था कि उन कब्जाई गई जमीनों को अमेरिका की मान्यता मिल जाएगी, लेकिन अब नए वाले 19 पॉइंट वाले प्लान में इस पॉइंट को हटा दिया गया है, उसको किनारे कर दिया गया है। अगला बदलाव है यूक्रेनी सेना के साइज को लेकर के। रूस चाहता है कि यूक्रेन अपनी सेना को, उसका साइज जो है वो कम कर देगा। 28 पॉइंट प्लान में प्रस्तावित था कि यूक्रेन अपनी सैनिकों की संख्या घटा करके 6 लाख सैनिकों तक ले आए।
खबरें हैं कि 19 पॉइंट प्लान के तहत इस नंबर को 9 लाख रखा गया है। अलग अलग अनुमान यूक्रेनी सेना में सैनिकों की संख्या 22 लाख तक बताते हैं, जिनमें से 9 लाख एक्टिव ड्यूटी सैनिक हैं। वहीं रूस के पास करीब 32 लाख सैनिक हैं, जिनमें से 13 लाख एक्टिव ड्यूटी हैं। इनमें से 6 लाख यूक्रेन से लड़ने के लिए तैनात हैं। एक्टिव ड्यूटी सैनिकों की गिनती में रूस दुनिया भर में चौथे नंबर पर आता है और यूक्रेन छठे नंबर पर। रूस को लगता है कि यूक्रेन की पश्चिम समर्थित सेना उसके लिए बड़ा खतरा है। रूस की कोशिश है कि यूक्रेन कमजोर रहे, न्यूट्रल रहे और रूस नेटो के बीच बफर जोन की तरह काम करे, यानी ना नेटो में जाए ना पश्चिम की सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बने। ये रूस की सबसे बड़ी मांग रही है। 28 पॉइंट वाले प्लान में रूस की ये मांग सुनी गई थी। प्रस्तावित था कि यूक्रेन को कभी भी नेटो में शामिल होने की इजाज़त नहीं मिलेगी, लेकिन 19 पॉइंट वाले प्लान में प्रस्तावित है कि दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए। रूस इसी खुले दरवाजे को एक खतरे की तरह देखता है। खबर है कि बाकी के पॉइंट्स पुराने प्लान के मुताबिक ही हैं। उस पुराने प्लान में क्या था, इस पर हम दुनियादारी के पुराने एपिसोड में बात कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रहे हैं। आगे का सवाल यह है कि क्या रूस इस नए प्लान पर हामी भरेगा। ट्रंप उम्मीद से भरे हुए हैं। उन्होंने 25 नवंबर को रिपोर्टर से कहा कि वो अपने गोल्फ बडी और सलाहकार स्टीव विटकॉफ को रूस भेज रहे हैं। वो अभी रूस से बात कर रहे हैं। स्टीव विटकॉफ वहां जा रहे हैं। शायद जेरेड कुशनर भी जाएं। पक्का नहीं है, लेकिन वो इस प्रक्रिया में जुड़े हैं। मुझे लगता है कि वो अगले हफ्ते मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि रूस में स्टीव विटकॉफ की बड़ी खातिरदारी होगी। पुतिन खुद मेहमान नवाजी करना चाहेंगे। क्यों? हुआ यूं है कि विटकॉफ की एक फ़ोन कॉल का ऑडियो लीक हो गया है। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट दी है। उस ऑडियो से ऐसा लग रहा है कि मानो विटकॉफ ट्रंप के नहीं बल्कि पुतिन के सलाहकार हों। उस फ़ोन पर वो पुतिन के एक सलाहकार यूरी उशाकोव को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग ये कि ट्रंप को कैसे रिझाना है, डील मेकर के सामने डील कैसे पिच करनी है, और ये भी कि मक्खन लगाने के लिए ट्रंप को गजा के युद्ध विराम पर बधाई देनी है। गजा का युद्ध विराम जो लागू है भी या नहीं, इस पर अभी सवाल हैं। इस लीक के बाद यूक्रेन यूरोप की चिंताएं और भी बढ़ गई हैं। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। बहरहाल लीक कुछ और भी हुआ है। एक मुलाकात के ब्यौरे सामने आए हैं। तस्वीरें देखिए। ये हैं डैन ड्रिस्कॉल। ट्रंप इन्हें प्यार से ड्रोन गाय बुलाते हैं। विटकॉफ के साथ ट्रंप की ओर से बातचीत का जिम्मा ड्रिस्कॉल भी संभाल रहे हैं। ड्रिस्कॉल अमेरिकी सेना के सेक्रेटरी हैं। सही परिचय तो ये होगा कि उपराष्ट्रपति जेडी वांस के चड्डी बडी हैं, कॉलेज के दिनों के दोस्त हैं, लेकिन कूटनीति का एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है। इसके बावजूद उन्हें 20 नवंबर को 28 पॉइंट वाला प्लान लेकर के व्लादिमीर जेलेंस्की से मिलने यूक्रेन भेजा गया। जेलेंस्की से मिलने वो जेलेंस्की के पास नहीं बल्कि यूक्रेन में अमेरिकी राजदूत के आवास पर पहुंचे। रिपोर्ट्स का कहना है कि वहां उन्होंने अनुचित लहजे का इस्तेमाल किया। बोले कि वी मस्ट पुट एन एंड टू दिस फूलिशनेस एंड दिस नॉनसेंस। ये सब कहने के बाद उन्होंने धमकी दी। कहा कि 27 नवंबर तक साइन करो, नहीं तो अमेरिका की ओर से मिलने वाली सैन्य मदद और इंटेलिजेंस शेयरिंग रोक दी जाएगी। प्लान की डिटेल्स देखने के बाद जेलेंस्की ने देश को संबोधित किया। बोले या तो इज्जत गंवानी होगी या अमेरिका का साथ छोड़ना होगा। ये समय हमारे इतिहास के सबसे मुश्किल पलों में से एक है। यूक्रेन पर भारी दबाव है। यूक्रेन के सामने एक बेहद कठिन फैसला आ सकता है। अपनी गरिमा खोने का खतरा या फिर अपने सबसे अहम साझेदारों को खोने का जोखिम। या तो 28 पॉइंट्स मानने पड़ेंगे या फिर नए खतरे झेलने पड़ेंगे। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी अधिकारियों ने इस प्लान के डिटेल्स मीडिया को लीक कर दिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी आलोचना हो। प्लान पूरी तरह सामने आया तो 22 नवंबर को कुछ अमेरिकी सांसदों ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को घेरा, उनसे बात की। न्यूज़ एजेंसी एपी के मुताबिक रूबियो ने उन सांसदों से कहा कि ये प्लान तो रूस की विशलिस्ट है, रूस जो चाहता है वही इसमें लिखा है, मुझे तो लगता है कि रूसी भाषा में लिखा है। रूबियो की इस बात से जुड़ी एक रिपोर्ट है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि अमेरिका का प्लान रूस के भेजे गए एक दस्तावेज के आधार पर बनाया गया था। हालांकि रूबियो सार्वजनिक तौर पर अपनी बात से पलट चुके हैं। उन्होंने सांसदों को झूठा बताया है।
23 नवंबर को यूरोप ने खुद एक काउंटर प्रपोजल पेश किया था जो अमेरिकी प्रपोजल से मिलता जुलता था, लेकिन अहम मुद्दों पर शर्तें पलट दी गई थीं। इस प्रपोजल ने ज़ेलेंस्की के लिए एक रास्ता बनाया था। फिर 23 नवंबर को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में यूक्रेन और अमेरिका की बातचीत हुई। विटकॉफ, ड्रोन गाय ड्रिस्कॉल, रूबियो और ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ पहुंचे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहीं पर 28 पॉइंट प्लान को काट छाट कर 19 पॉइंट का बनाया गया। इसके अगले दिन 24 नवंबर को ड्रोन गाय ड्रिस्कॉल यूएई के अबू धाबी में रूस और यूक्रेन के डेलीगेशन से मिले। इस मीटिंग की डिटेल्स बाहर नहीं आई हैं, लेकिन इसके अगले दिन ही खबर चलने लगी कि यूक्रेन ने पीस प्लान पर हामी भर दी है। फिर ज़ेलेंस्की का एक बयान आया, वो सुन लीजिए। हमारा सहयोग और आगे बढ़ेगा। बहुत कुछ अमेरिका पर निर्भर है क्योंकि रूस अमेरिकी ताकत पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है। मैं हर उस व्यक्ति का धन्यवाद करता हूं जो यूक्रेन के साथ खड़ा है, जो हमारी मदद कर रहा है। ये सबसे जरूरी है कि हम अपनी ताकत बनाए रखें। हमने इस सिलसिले में जानकारों से भी बात की, पूछा कि समय का पहिया किसके पक्ष में घूमता दिख रहा है, क्या रूस नए प्लान पर हामी भर सकता है। देखिए, अभी जो नया प्लान है जिसमें कि जो पहले का 28 पॉइंट्स का प्लान था उसको कम करके 19 पॉइंट्स का प्लान बताया जा रहा है। उसके डिटेल्स तो अभी सारे क्लियर नहीं है, लेकिन उसमें बताया यह जा रहा है कि जो नाटो के मेंबरशिप का इशू है उस पे, यानी कि सिक्योरिटी गारंटी का जो इशू है यूक्रेन को लेके, उसको लेके शायद कोई समझौता हुआ हो जिसमें कि नाटो की मेंबरशिप तो नहीं, लेकिन इस ढंग की बात की गई होगी कि अमेरिका यूक्रेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अगर फ्यूचर में रूस अटैक करता है तो इस ढंग की बात हो रही है। लेकिन कोई भी ऐसा सिक्योरिटी एग्रीमेंट जिसमें कि नाटो जैसी व्यवस्था हो, मुझे लगता है उस पर रूस नहीं मानेगा। दूसरा कि रूस यह भी चाहेगा कि प्लान में बहुत ही एक स्पष्ट शब्दों में इसका उल्लेख हो कि जो टेरिटरी उसने ऑक्यूपाई कर रखा है, रूस ने जो कब्जा किया हुआ है, उस पे फिर फ्यूचर में विवाद नहीं हो। इसको कानूनी तरीके से भले ही यूक्रेन ना माने, लेकिन उस पे विवाद होने की संभावना नहीं हो। इस पे मुझे लगता है कि रूस जोर देगा और उसके जो फ्रोजन एसेट्स हैं उस पे जो सैंक्शन है इत्यादि उसको भी हटाने की बात करेगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि अभी यह डील, अभी इसमें समय लगेगा क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें कि मुझे लगता है कि रूस और यूक्रेन के अभी भी उलझने के चांसेस हैं, तो इसलिए अभी समय लगेगा। अगला सवाल ये कि ट्रंप को क्या चाहिए। एक डील। पिछले 9 महीनों में वो पाला बदलते रहे हैं, कभी यूक्रेन तो कभी रूस, लेकिन ज़्यादातर समय उनके बयान रूस को तरजीह देते हैं। जब भी जंग रुकने की बात होती है, यूक्रेन और यूरोप के बयानों में एक घबराहट देखने को मिलती है। उन्हें डर रहता है कि कहीं ट्रंप रूस की सुझाई शर्तों पर आगे ना बढ़ जाएं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। तो क्या पीस मेकिंग, डील मेकिंग की जल्दबाजी में यूक्रेन और उसकी चिंताएं पीछे छूट जाएंगी। देखिए, जो ट्रंप की जो पॉलिसी है उसमें वो सबसे पहले अपना हित देखते हैं, अपना मतलब कि पर्सनल उनका हित कि उनका रेपुटेशन क्या होगा, उनका क्या फ़ायदा नुकसान हो सकता है। उसके बाद अमेरिका का हित देखते हैं, अमेरिका का हित कि अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट जो है उसका क्या फ़ायदा है। उसके बाद उनके लिए यूक्रेन और रूस आता है। तो यह मान के चलें कि यह डील करना चाहते हैं और उनको लगता है कि इस डील से शायद अमेरिका फिर से रूस में इन्वेस्ट कर पाए। शायद वो जो यूक्रेन में भी जो उन्होंने जो एक्वायर किया है खनिज, खाद्यान्न इत्यादि, उस पे काम शुरुआत हो पाए। तो वो अपना फ़ायदा देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ट्रंप की पॉलिसी कहाँ तक सक्सीड होगा इस पर निर्भर करता है कि यूरोप खासकर क्या इसमें डिसीजन लेता है। क्योंकि जब तक यूरोप की सिक्योरिटी, यूरोप यूक्रेन को सपोर्ट करता रहेगा तब तक यह युद्ध बंद होने की संभावना नहीं है। और यूरोप ने बोला है कि जब तक कोई सिक्योरिटी गारंटी की बात नहीं होती यूक्रेन की, और जब तक कोई भी यूरोपियन सिक्योरिटी पे भी उनको डर लगता है कि रूस कभी आक्रमण कर सकता है, तो उस पर जब तक एक तरह से आश्वासन नहीं दिया जाएगा यूरोप को, तब तक वो इस ढंग के यूक्रेन के सपोर्ट को बंद नहीं करेंगे। तो यहीं पे बात उलझी हुई है और मुझे लगता है कि अभी वक्त लगेगा। अब बारी है सुर्खियों की। इमरान खान, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, कहाँ हैं? उनसे जुड़ी ये लाइन एक्स पर ट्रेंड कर रही है क्योंकि इमरान खान के परिवार के किसी भी सदस्य को पिछले 22 दिनों से उनसे मिलने नहीं दिया गया है। इस वजह से इमरान की तीनों बहनों और उनके समर्थकों ने अडियाला जेल के बाहर कई बार प्रदर्शन भी किया। इसी दौरान 19 नवंबर को रावलपिंडी पुलिस पर इमरान की बहनों से बदसलूकी के आरोप लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान उन्हें सड़क पर घसीटा गया और फिर हिरासत में ले लिया गया। इमरान की पार्टी PTI ने
कहा कि इमरान खान को उनके परिवार से मिलने का हक अदालत ने दिया है, लेकिन सरकार इसमें खलल डाल रही है। हालांकि पिछले एक हफ्ते से जारी ये प्रदर्शन 26 नवंबर की सुबह खत्म हो गया, लेकिन इन सब के बीच सोशल मीडिया पर इमरान खान की सेहत को लेकर के अफवाहें बढ़ती जा रही हैं। इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं। भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें 14 साल की सजा सुनाई जा चुकी है, जिसमें सरकारी गिफ्ट बेचने और सरकारी सीक्रेट्स लीक करने जैसे आरोप शामिल हैं। अगली खबर ब्राजील से है। यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो अब अपनी सजा काटना शुरू करेंगे। 25 नवंबर को ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। बोल्सोनारो को 27 साल 3 महीने जेल की सजा मिली है। उन्हें चुनाव हारने के बाद तख्ता पलट की साजिश रचने के मामले में दोषी ठहराया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अलेक्जेंड्रे दी मोराइस ने कहा कि इस मामले पर अंतिम फैसला हो चुका है, अब कोई अपील मुमकिन नहीं है। 2022 के चुनाव में बोल्सोनारो लेफ्ट नेता लुला दा सिल्वा से हार गए थे। उन्हें इस बात का दोषी पाया गया है कि चुनाव हारने के बाद उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए साजिश रची। सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों को सही पाया कि बोल्सोनारो को उन प्लान्स के बारे में पहले से पता था जिनमें लुला और उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार की हत्या की साजिश रची गई थी। इस प्लान में जस्टिस मोराइस को गिरफ्तार कर मार डालने की योजना भी शामिल थी। ये साजिश इसलिए फेल हुई क्योंकि आर्मी और एयरफोर्स के कमांडर साथ नहीं आए। लुला 1 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति बने थे, लेकिन इसके एक हफ्ते बाद 8 जनवरी को हजारों बोल्सोनारो समर्थकों ने सरकारी इमारतों पर हमला किया। करीब 1500 लोग गिरफ्तार हुए। कोर्ट ने माना कि बोल्सोनारो ने ही इन दंगाइयों को भड़काया था ताकि सेना दखल दे और उन्हें दोबारा सत्ता मिल जाए। उन्हें 2060 तक चुनाव लड़ने पर भी बैन कर दिया गया है। दूसरी तरफ बोल्सोनारो को ब्राजीलिया की फेडरल पुलिस जेल में रखा जाएगा, वहीं से वो सजा काटनी शुरू करेंगे। 23 नवंबर की सुनवाई में बोल्सोनारो ने यह भी माना कि उन्होंने अपने एंकल मॉनिटर को सोल्डरिंग आयरन से काटने की कोशिश की थी। कहा कि उनका इरादा भागने का नहीं था, बल्कि उन्हें दवाइयों की वजह से पैरानोया हुआ। पैरानोया एक तरह का भ्रम होता है। इससे ग्रसित व्यक्ति को अक्सर ऐसा लगता है जैसे दूसरे लोग उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे में उसके लिए किसी पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। चीन की ओर से लगातार बढ़ते खतरे के बीच ताइवान अपनी डिफेंस को और मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते ने $40 अरब का एक अतिरिक्त डिफेंस बजट लाने की घोषणा की है। ये ताइवान के लिए रक्षा बजट में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी मानी जा रही है। लाई ने वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा कि यह ऐतिहासिक पैकेज होगा। इससे अमेरिका से नए हथियार खरीदने में मदद मिलेगी और ताइवान की युद्ध क्षमता भी काफ़ी बढ़ेगी। ताइवान के आधिकारिक दस्तावेज बताते हैं कि अगले साल का रक्षा बजट बढ़कर करीब 949 अरब ताइवान डॉलर यानी लगभग 30 अरब अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। ये ताइवान के जीडीपी का लगभग 3.32% है, जो 2009 के बाद से सबसे ज़्यादा है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।